आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात आज से 40 साल पुरानी है। मैं और मेरा दोस्त नीरज दीपावली की छुट्टियों में 3 दिन की और छुट्टी लेकर 1 हफ्ते के लिए गांव जाने को तैयार हो गए। रात को 10 बजे की रोडवेज बस दिल्ली से पकड़कर उत्तरांचल अपने गांव को रवाना हुए। 5 बजे सुबह हम लोग ऋषिकेश पहुंचे। वहां से हमने गाड़ी बदली और टिहरी की बस में रवाना हो गए। उस जमाने में परिवहन व्यवस्था इतनी सुलभ नहीं थी। आज की अपेक्षा कहीं दूर की यात्रा में दुगने से भी ज्यादा का समय लगता था। 2 बजे नियत समय पर बस टिहरी पहुंच गई। वहां से हमें गांव के लिए बस पकड़नी थी जो हमें 5 बजे तक गांव के पास उतार देती, मगर वो बस किसी कारणवश लेट हो गई। इंतज़ार करते करते शाम के 5 बज गए। हमें अब यकीन हो गया कि हमें गांव पहुंचने के पास रात हो जाएगी। सर्दी के मौसम में अंधेरा जल्दी हो जाता है। हमने बस पकड़ी। ठीक 7 बजे हम गांव के नज़दीक पहुंचे। आगे का रास्ता पैदल का था, घना जंगल और पहाड़ की चढ़ाई, और उस पर रात का अंधेरा। अकेला होता तो मैं कभी भी रात में नहीं चलता, टिहरी में किसी होटल में रुक जाता, मगर हम 2 थे इसलिए हमने चलने का तय किया। बातचीत करते करते हम लोग चलते रहेंगे, ये सोचकर हमने अपना सामान उठाया और चल पड़े। मेरे पास एक सूटकेस था, जबकि मेरे दोस्त नीरज के पास सूटकेस और एक थैला भी था। जंगली जानवरों का डर यहाँ अक्सर रहता है। ये सुनने को मिलता है कि लकड़बग्गा आज फलाना की बकरी चपट कर गया, किसी के कुत्ते को खा गया, वगैरह वगैरह। जब आदमी ऐसी परिस्थिति में होता है तो ना याद आने वाली बात भी याद आ जाने लगती है। और उस जमाने में भूत प्रेतों की अधिक मान्यताएं होती थी। लोगों के द्वारा बताई गई आप बीती घटनाएं इसी समय ही तो याद आती है। हम कड़ा मन करके चले जा रहे थे, तभी नीरज बोला, यार प्रकाश, तो डर तो नहीं रहा ना? तो मैंने कहा, अरे डरना कैसा, जो डरता है उसे ही ये सब चीज़ें दिखती है। तो भगवान का नाम ले और चलता रहे। अपने डर को छिपाते हुए मैंने कहा, हाँ यही तो मैं भी कह रहा हूँ, भूत बात कुछ नहीं होता। मैं समझ गया कि वो भी अपना डर छुपा रहा है। भूत के किस्से और घटनाएं बताने वालों में एक ये भी था, मगर इस समय ये बात कहने का कोई समय नहीं था। आदमी कितना ही निडर क्यों ना हो, थोड़े से डर की आशंका उसके मन में ज़रूर होती है। हम अपना डर छिपाए अपने आप को निडर घोषित कर चले जा रहे थे। अंधेरे सन्नाटे में हमारे पैरों की आवाज़ और बातचीत दूर दूर तक सुनाई पड़ रही थी। ज़रा सी कहीं से आहट होती तो हम चौंक पड़ते और एक दूसरे को डरपोक बताने का नाटक करते। मेरे मन में आया कि इससे तो अच्छा था टिहरी में किसी होटल में ही रुक जाते हैं, सुबह आराम से आते हैं, मगर एक दिन की छुट्टी बेकार हो जाती। खैर अब आ ही गए तो घर पहुंचना ही है। मैंने अपनी सुविधा के लिए एक डंडा चाय वाले की दुकान से लिया था, शायद इसकी ज़रूरत पड़ जाए। बीच बीच में कुछ जंगली जानवरों की आवाज़ें हल्की हल्की आती थीं, मगर सामने अभी तक कोई नहीं आया था। चलते चलते नीरज अचानक रुक गया, ऐसे जैसे किसी गाड़ी को ब्रेक लगता हो। मैंने पूछा तो नीरज बोला, प्रकाश देख वहां पर कौन बैठा है। कहां पर? अरे वो देख, उस दीवार के बड़े से पत्थर पर। मैंने देखा तो सचमुच दूर से ऐसा लगता था जैसे कोई बैठा हो। दिन के समय कोई राहगीर चलते चलते थक जाते थे
तो उस जगह पर बैठ जाते थे। वहाँ पर एक छोटा सा पेड़ भी था जिसकी छांव में बैठकर आने जाने वाले लोग थोड़ी देर आराम करते थे। गांव की औरतें जब दूर जंगल से लकड़ियाँ या घास लेकर आती थी तो यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर आराम करती थी। ठीक उसी जगह पर मैंने देखा एक आदमी घुटनों में मुंह देकर बैठा था। उसे इस तरह बैठा देख एक बार को तो हमारे होश उड़ गए। वो हमसे 50 मीटर की दूरी पर था। क्या उसे हमारी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी? हम तो जोर जोर से बातें कर रहे थे। नीरज डर कर मेरे पीछे हो गया। डर से या फिर हिम्मत से मेरे हाथ की पकड़ डंडे पर मजबूत हो गई। मैं चिल्लाया, कौन है वहाँ पर? कौन है? कोई जवाब नहीं आया तो हमारे होश हवा हो गए। तब एक पत्थर उठाकर मैंने हल्के से उसकी तरफ उछाला ताकि पत्थर की आवाज़ से उसे हमारा आभास हो सके। तब उस आदमी ने ज़ोर से हंसते हुए अपना मुंह ऊपर किया। डर गए क्या? वो बोला। अरे भाई, कौन हो तुम? मैंने कहा। तुमने तो डरा ही दिया था, मैंने अपने को संयत करते हुए कहा। नीरज के चेहरे पर पसीना आ गया था। हम नज़दीक आए तो देखा वो एक 50-55 साल का दुबला पतला आदमी था। फिर वो खीसे निपोरता बोला, डरो मत, देखो मैं तो अकेला हूँ, तुम तो दो हो। तब नीरज अपने डर को छिपाता हुआ बोला, हम डर कहाँ रहे थे, हमने तो सोचा कि कोई चोर है, चलो अब साथ में चलते हैं। वो लाठी के सहारे उठा और बोला, मैं शिवाली गांव का हूँ। शिवाली गांव हमारे गांव कोटावार के बाद में पड़ता था। तो क्या यह आदमी वहां तक अकेले ही जाएगा? हमें आश्चर्य हुआ, पर यह समय ये सब सोचने का नहीं था। हमें एक साथी मिल जाने से काफ़ी आश्वस्त थे। एक उम्रदराज आदमी के मिलने से अब वो पहले जैसा डर नहीं रह गया था। अब हम बेफिक्र होकर चल रहे थे। हम दोनों 25-26 साल के और वो वृद्ध आदमी हमसे लगभग दुगनी उम्र का था। हम लोग बात करते करते चल रहे थे तो उसने हमें भूतों की बातें बताई। भूत ऐसे नहीं दिखते जैसा आदमी सोचते हैं। भूत का अलग रूप होता है, वो अलग तरीके के होते हैं। कभी कभी आदमी सोचता है कि भूत नहीं है, पर भूत उसके साथ ही विद्यमान रहता है, वगैरह वगैरह। उसकी अजीब बातें दिलचस्प भी थी और डराने वाली भी थी। खैर, बात करते करते उसने हमारे गांव के 1-2 आदमियों के नाम बताए और कहा कि वो हमारे जानने वाले हैं। तब हमें पूरा यकीन हो गया कि वो शिवाली गांव का ही है। थोड़ी देर बाद हम लोग अपने गांव के सरहद में पहुंच गए। 8 बज चुके थे। उसने अपना नाम श्याम सिंह बताया। जब हम गांव का रास्ता अलग हुआ तो मैंने कहा, अच्छा श्याम सिंह जी, आप आराम से जाइए, हमारा तो गांव आ गया। तब तक वो बोला, ठीक है मैं चलता हूँ। और वो भी बेझिझक अपने रास्ते पर चल पड़ा और अंधेरे में कहीं गुमसुम सा हो गया। मैंने देखा उसका व्यवहार ऐसा था जैसे उसके लिए रात का अंधेरा कोई अहमियत ही ना रखता हो। मुझे वो बहुत बहादुर और हिम्मत वाला आदमी लगा। हमने भगवान का धन्यवाद किया कि हमें एक ऐसा और साथी मिल गया। रास्ते के थोड़ा ऊपर एक छोटी दुकान थी जो रात के 8-9 बजे तक खुली रहती थी। लोग टीपू चाचा की दुकान पर देर तक बैठकर गप्पे शप्पे किया करते थे। हम दुकान पर पहुंचे तो देखा टीपू चाचा के अलावा 2 आदमी और वहां बैठे थे। रामा रूमी के बाद चाचा बोले, अरे प्रकाश, नीरज, तुम अकेले आ रहे हो क्या? तो मैंने कहा, हाँ चाचा अकेले ही थे, हमारे साथ एक और आदमी रास्ते में मिल गया था। कौन था वो तुम्हारे साथ?
तो इस पर मैंने कहा, शिवाली गांव का कोई श्याम सिंह था, अभी तो गया है उस तरफ। दीपू चाचा ने कहा, रात को इस तरह मत आया करो, टीरे में ही रुक जाओ। चलो ठीक है, अब मैं भी दुकान बंद कर रहा हूँ, टाइम हो गया। और सब उठकर चलने लगे। हम भी अपने घर आ गए। सुबह नहा धोकर मैं दिवाली का सामान लेने लगा तो नीरज को आवाज़ देकर आने को कहा। हम दोनों दुकान पर पहुँचे तो दुकान पर दीपू चाचा बैठे थे। तब उन्होंने बताया कि तुम्हें रात को पैदल इस तरह नहीं आना चाहिए। पर चाचा, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मैंने कहा, और अगर कुछ हो जाता तो? चाचा बोले। तो मैंने कहा, नहीं चाचा, वो आदमी श्याम सिंह बढ़िया आदमी था। तो इस पर चाचा ने कहा, तुम जिस श्याम सिंह की बात कर रहे थे ना, जिसके साथ तुम लोग आधा घंटा तक चलते रहे, जानते भी हो उसे मरे हुए 4 महीने हो गए हैं। आए दिन वो रात को लोगों के साथ इसी तरह चलता है। क्या? मेरे मुंह से जैसे एक चीख सी निकली और पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नीरज तो जैसे बेहोश शाही होने को हो गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मनोहर बड़े ही तेज कदमों से अपने घर की तरफ चल रहा था। आज उसे काम से लौटते हुए काफ़ी देर हो गई थी। ऊपर से ठंडी का मौसम, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। रास्ते पर उसके अलावा और कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। वो तेज कदमों से अपने घर की तरफ चलने लगा। कहीं ना कहीं उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि ये वही रास्ता था जिसके बारे में गांव वाले अक्सर बात किया करते थे कि इस रास्ते पर आत्माओं का वास है। मगर मनोहर ने कभी ऐसा नहीं माना। वो कभी भी भूत प्रेत पिशाच इन सब चीज़ों पर यकीन ही नहीं करता था। उसका तो ये मानना था कि अगर वो मुर्दे हमें डरा सकते हैं तो हम जिंदा होकर उन्हें क्यों नहीं डरा सकते। मगर आज इतनी रात गए, इतने सुनसान रास्ते पर, ठंडी और कोहरे के बीचों बीच उसे कहीं ना कहीं डर लग रहा था। अब ऐसा भूत प्रेत की वजह से था या चोर उचक्कों की वजह से, ये वो नहीं जानता, मगर एक अजीब सा डर, एक अजीब सी सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ रही थी। वो धीरे धीरे और कभी तेज तेज आगे बढ़ता जा रहा था। अभी वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मनोहर का दिल एकदम से थक सा हो गया। वो पीछे मुड़कर देखना चाहता था, मगर वो देख नहीं पा रहा था। उसे कहा गया था कि अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो वो पीछे मुड़कर ना देखे। मनोहर तेजी से आगे बढ़ने लगा। तभी उसे पीछे से एक आवाज आई, क्या हुआ, मुझे घर लेकर नहीं जाएगा? दिल दहला देने वाली और इतनी कर्कश आवाज सुनकर मनोहर समझ गया कि आवाज किसी इंसान की तो हो नहीं सकती। उसने एकदम से पीछे पलटा तो देखा एक करीब 7 फीट लंबा आदमी, जिसका चेहरा बहुत ही डरावना और उसके माथे पर 2 सींग थे। वो मनोहर को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। तभी मनोहर ने अपने घर की तरफ तेजी से दौड़ लगा दी और भागते भागते सीधे अपने घर जाकर ही रुका। उस रात उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया, मगर वो डरा हुआ था। उसने जैसे तैसे वो रात कटाई। रात भर उसे उसी आदमी के सपने आते रहे, मगर वो सब क्या था? मनोहर ने अगली सुबह अपने काम के दोस्तों को ये बात बताई तो उन्होंने बताया कि दरअसल उस रास्ते पर एक जिन्न का वास है। वो जिन्न बहुत ही खतरनाक है और लोगों को मार डालता है, लेकिन ज़्यादातर वो औरतों को अपने चपेट में लेता है। इसलिए वो बच गया, वरना शायद मनोहर जिंदा नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। कहानी मेरे ननिहाल की है, जो ढाका के पास एक छोटे से गांव विक्रमपुर का है। हम लोग अक्सर गर्मियों की छुट्टी में ननिहाल जाया करते थे। मेरे नाना के पड़पिता एक ज़माने में उस गांव और पास के 3 गांव के ज़मींदार थे। बेहद बड़ी कोठी, चारों ओर बगीचे, थोड़ी दूर पर एक सूखा कुआं और उसके पास एक खजूर का पेड़। वो पेड़ इसलिए याद है क्योंकि उसके खजूर रसीले और बेहद मीठे हुआ करते थे। कुल मिलाकर वो जगह अपने में एक अजीब सा सम्मोहन लिए हुए था। सैकड़ों साल पुराना होने के कारण घर के बुजुर्ग दोपहर उस कुएं के पास जाने से मना किया करते थे। उनके अनुसार इस पुरानी जगहों पर अशरीरी आत्माओं का वास होता है और वो खासकर बच्चों को अपना शिकार बनाया करते हैं। पर बड़े बोलें और हम सुने, इतने सीधे तो हम नहीं थे। हाँ, हम यानी मैं और मेरे ननिहाल में काम करने वाले लोगों के बच्चे, जो मेरे पहुंचते ही वहां आ जाते हैं और फिर हम सारे दिन खेलते ही रहते हैं। कभी आम के बाग में कच्चे आम खाते हैं, अमरूद के बाग में अधपके अमरूद ढूंढते हैं, पर सबसे मज़ेदार तो खजूर के बड़े पेड़, जिनमें से मीठे खजूरों को तोड़कर खाना ही अच्छा लगता। अक्सर माली बाबा हमारे ऊपर नज़र रखा करते हैं और हमें उस सूखे कुएं के पास नहीं जाने देते हैं। एक बार जब हम आम के बाग में आम खाने पहुँचे तो माली बाबा अपनी कुर्सी पर बैठे थे। हमें देखते ही बोले, अमित भैया, आप ही की बात सोच रहा था। कल पक्के आम तोड़े थे, आपके लिए रखे हैं। बोलकर एक बड़े बर्तन में बहुत सारे आम ले आए। हम सारे बच्चे उन्हीं के पास बैठ गए और आम खाते खाते उनसे कोई पुरानी भूत की कहानी सुनाने को कहने लगे। तब उन्होंने हमें उस सूखे कुएं की कहानी सुनाई। बात उनके बचपन की थी, जब उनके पिता वहाँ माली थे। उनके अलावा और भी कई बच्चे थे जो दोपहर के समय या तो नदी पर तैरने जाते या खेलते रहते हैं। एक दिन वो लोग उस कुएं के पास ही खेल रहे थे कि अचानक उनके एक दोस्त ने कहा कि उसे कुएं में से कोई उनकी ओर देखता दिखा। कोई सफ़ेद कपड़ों में एक महिला का सिर था जो उनकी ओर देख रहा था और उसके देखते ही अचानक गायब हो गया। सभी खूब हंसे, उसे डरपोक बोलकर, जिससे वो नाराज़ होकर चला गया और वो लोग फिर से खेलने लगे। उनका एक दोस्त जो थोड़ा थक गया था उस कुएं के मुंडेर पर जा बैठा और बाकी वहीं खड़े खेलते रहे। थोड़ी देर बाद एक अजीब सी चित्कार सुन सब जैसे ही कुएं की ओर घूमे तो जो देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी औरत ने उनके दोस्त के सिर को अपने मुंह में लेकर अपने साथ कुएं के अंदर दीवारों पर एक गिरगिट की तरह उतरती जा रहे थे। देखते ही सारे बच्चे दौड़े और परिवार के लोगों को सूचित किया। गांव के एक मौलवी को साथ ले सब दौड़ते हुए आ पहुंचे। मौलवी जी एक सीढ़ी की मदद से कुएं में उतरे और उन्हें वहां एक सुरंग सी नजर आई। उसमें घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि वो बुरी आत्माओं की जगह में प्रवेश कर गए हैं और उन्होंने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। अपने साथ लिए जमजम के पानी का छिड़काव करते हुए जब अंदर पहुंचे तो वहां एक अतृप्त आत्मा से उनका सामना हुआ और बामुश्किल से उस बच्चे के अधकाय शरीर को लेकर वो बाहर आए और उस समय से ही सभी उस कुएं के पास जाने की मनाही हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।